तो हम लोग आज अपना जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में है ना। और जहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार क्लास को ख़त्म किया था, ठीक है, वहीं से आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो बात किया था वो इस बारे में बात थी कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ दिया गया है वो पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है। कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए है और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें पॉइंट चार्ज न मिले, हमें एक लाइन में चार्ज मिले, एक डिस्क के अंदर चार्ज मिले या एक रिंग के अंदर चार्ज मिले। तो जब कभी भी हमारे पास इस तरह का कोई भी सिस्टम होगा, जब चार्ज जो होगा वो किसी एरिया में या किसी लाइन में यानी लेंथ में या किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने 3 टर्म को डिफाइन किया था, है ना। एक तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था, साथ में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था, फिर साथ में हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था, लेम्डा, सिग्मा और रो। साथ में हमने ये भी बात किया था कि कौन सा आपका डायग्राम होगा तो किसमें क्या एज्यूम करना है, किसमें लेम्डा लेना है, किसमें सिग्मा लेना है और किसमें रो लेना है ना। ये हमें अपने आप से सोचना पड़ेगा। ज़्यादा तरह का डायग्राम हम यहाँ पढ़ते नहीं हैं तो मुश्किल नहीं है इसको याद कर लेना कि हाँ इसमें क्या लेना है, इसमें क्या लेना है। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी इसमें काम कर रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि सर इसका जो चार्ज है ना वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। रिंग की बात है तो उसका लेंथ जो है, जो उसका सरकमफ्रेंस है उसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सरकमफ्रेंस लेंथ जैसा चीज़ है, सरकमफ्रेंस एरिया नहीं होता, सरकमफ्रेंस लेंथ होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वहाँ लेम्डा डिफाइन किया जाएगा। उसी तरह से डिस्क की बात करें तो डिस्क के अंदर चार्ज जो होगा वो उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वहाँ सिग्मा मानेंगे। तो कहाँ पे क्या लेना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे। और अलग अलग डायग्राम में हम लोग किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या क्या हमारा अप्रोचेज होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो हम निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहला वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, एक यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है और उसके वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। चार्ज रॉड के वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है वो आपका इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास उन्होंने क्या किया है, एक रॉड दे दिया, ठीक है ना, एक रॉड दे दिया इस तरह का, ठीक है। और इसका लेंथ उन्होंने हमें बता दिया, इसका लेंथ उन्होंने हमें बता दिया। थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको देखने में लगे कि ये सच में रॉड है ना। इसके अंदर चार्जेस भरे हुए हैं, इसके अंदर चार्जेस भरे हुए हैं। मान लो हमने यहाँ पे पॉजिटिव भी माना कि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। आप निगेटिव भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इस चार्ज रॉड का लेंथ जो है वो L एज्यूम किया गया। इस चार्ज रॉड का लेंथ क्या है, L एज्यूम किया गया और बोला गया कि इस एंड से कोई डिस्टेंस है A, और यहाँ पे कोई चार्ज Q रखा है और हमें उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। इस चार्ज रॉड के वजह से, जो यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है उसके वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा वो निकालना है। और साथ में ये गिवन है हमको कि इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेम्डा कूलम पर मीटर है। इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, लेम्डा कूलम पर मीटर है। बात समझ में आ रही है? यानी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा कि सर हमें करना क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, फिर भी हमें क्या दिया हुआ है ये पता होना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है सर, तो हमें दिया हुआ एक रॉड है और उस रॉड में चार्ज भरा हुआ है।
रॉड में चार्ज भरा हुआ है इस तरह से कि हर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो फिक्स है ना, और उस यूनिफॉर्म चार्ज रॉड के एक जो राइट हैंड साइड वाला जो एंड है उससे ए डिस्टेंस के ऊपर उससे लेफ्ट राइट वाले एंड से ए डिस्टेंस के ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें वहां पे नेट फोर्स निकाल के दिखाना है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर मान के चलो कि ये रॉड है और इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, तो जो टोटल चार्ज होगा इसका टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज हम यहाँ निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लैम्डा होता है वो लैम्डा होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये Q अपॉन L है, तो Q क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L है ना, Q हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू L। तो यहां से अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा L, ठीक है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि मान के चलो कि ये L लेंथ का रॉड है, तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसका जो सेंटर है वहाँ पे हमने एक चार्ज मान लिया और उस चार्ज का वैल्यू जो Q है वो हम लैम्डा इंटू L के बराबर मान लेते हैं, और यहाँ से इसकी दूरी टोटल L है तो आधा कितनी हो गई L/2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी L/2, और फिर यहाँ से ए दूरी पे एक चार्ज और रखा हुआ है, ठीक है, और इसका ये चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड Q रखा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है a प्लस L/2, तो हम यहाँ पे बाई कूलम्स लॉ ये चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दें बाई कूलम्स लॉ, हम यहाँ पे लिख दें कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो K इंटू Q1 कितना है, तो लैम्डा इंटू L इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, तो L/2 ये और प्लस A का द होल स्क्वायर, और हम बोले कि इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर है कि ये जो तरीका है ना ये गलत है। मैंने पिछले क्लास में ही आपको समझाया था कि जिस तरह से हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे और उस समय हमने सेंटर ऑफ मास के लिए किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट ढूंढा था जिसके अंदर हम उस पूरे बॉडी का टोटल मास एज्यूम कर सकते थे, लेकिन ये बात सेम लागू नहीं होता चार्ज के केस में कि चार्ज वाले केस में कोई आप ऐसा पॉइंट ढूंढें और वहां ऐसा एज्यूम कर ले कि पूरे बॉडी का चार्ज वहां पे कंसंट्रेटेड है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम, ये जो तरीका है वो गलत है। हम यहां लिख देंगे बिकॉज देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, यानी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता है जिसको हम सेंटर ऑफ चार्ज कहें। तो ये जो तरीका है हमारा वो गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको समझाया कि आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि टोटल बॉडी जो है उसका टोटल चार्ज एक पॉइंट पे मान लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका बीचों बीच ये चार्ज लाई करेगा टोटल चार्ज और उससे कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये तरीका हमारा गलत है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे पॉज करके, फिर मैं आगे बताता हूं कि इसका जो सही मेथड है वो क्या है। तो देखिए यहां पे इसका जो राइट मेथड है सॉल्व करने का वो मेथड सीखना है हमें। देखो राइट मेथड इसका जो है वो ये कहता है कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हमारे पास आए, पहले ऑब्जेक्टिव समझिए तब जाके आपका इसका डीप मीनिंग समझ में आएगा कि क्या होता है। तो हमारा आंसर है कि जब कभी भी हमारे पास ऐसा होता है कि लाइन चार्ज या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई भी चीज़ आए, तो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको फोर्स निकालना है किसी भी क्यू चार्ज के ऊपर, है ना। लेकिन दिक्कत हमारे साथ क्या है, तो दिक्कत हमारे साथ ये है कि कूलम्स नाम के जो साइंटिस्ट ने दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला दिया था वो
पॉइंट चार्ज के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? पॉइंट चार्ज के लिए दिया था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक पूरे लाइन के चार्ज को डायरेक्टली कूलम्स लगा के सॉल्व कर ले, क्योंकि उन्होंने तो दिया था पॉइंट चार्ज के लिए, और ये जो चार्ज है आपका टोटल वो एक पॉइंट पे तो है ही नहीं। यहां से इस वाले पॉइंट की दूरी अलग है, उसके बगल वाला, उसके बगल वाला, सब पॉइंट की दूरी अलग अलग है। तो हम किस पॉइंट को माने? ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप किसी चीज को डायरेक्टली जो पॉइंट चार्ज के लिए दिया है या पॉइंट आपको मान लेना है, कई बार ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा? वहां पे आएगा जब कोई चीज वेरी कर रहा है और हमें फॉर्मूला जो मालूम है वो कांस्टेंट चीजों के लिए निकालना आता है। बात समझ में आ रही है ना? हमें किसका निकालने आता है? कांस्टेंट के वजह से। जैसे हम वर्क डन पढ़ रहे थे तो वर्क डन में हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेके वर्क निकाला था, लेकिन अगर वहां पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन नहीं निकलेगा। हमें एक छोटा सा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा जो फोर्स को हम मानेंगे कि वो कांस्टेंट है, और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करते थे। याद आ रहा होगा आपको जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे। तो उसी तरह का यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप क्या करो कि इस लाइन चार्ज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो कि हर टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करना शुरू कर दे। बात समझ में आ रही है? यानी ये लाइन चार्ज को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए, ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाए कि हर टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगे, और हर टुकड़े के वजह से यहाँ पे फोर्स निकाला जाए। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बाद में वेक्टोरियली दोनों को सारे को जोड़ दिया जाए तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई आपको? क्या करना है? हमारा तरीका है कि इस पूरे लाइन चार्ज को हम बहुत सारे पॉइंट चार्जेस एज्यूम करेंगे और उस पॉइंट चार्जेस की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, और फोर्स वेक्टर होता है इसलिए वेक्टोरियली सबको ऐड करेंगे और हमारा नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? लेकिन क्या सच में हम इस चार्ज को तोड़ने वाले हैं उसी तरह की हम पकड़े और हथौड़ी से पकड़ के तोड़ रहे हैं? ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, उसका तरीका दिया गया है। न्यूटन साहब ने जो हमें इंटीग्रेशन सिखाया था, जो हमें इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, वो कॉन्सेप्ट इसी तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए था। ठीक है ना? उन्होंने जो प्रॉब्लम जो हमें तरीका सिखाया था उस तरीका के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जब कभी भी आपके पास ये हर चीज के लिए ऐसा ही होता है। मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में भी बताया होगा। मैंने यहां पे आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा x पे जाके dx। बात समझ में आ रही है ना? यहां से x पे जाके एक dx नाम का एलिमेंट हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, है ना? हमने क्या बोला यहां पे कि कंसीडर एंड consider a dx element at x distance। x दूरी पे एक dx एलिमेंट कंसीडर करो। ठीक है ना? having charge dq। ठीक है ना? और उसके अंदर चार्ज कितना मान लो कि उसके अंदर चार्ज है आपका dq, और q किसके बराबर होता है? तो हमारा आंसर है q बराबर होता है लैम्डा इंटू l के। लेकिन यहाँ पे लेंथ कितना है? dx। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमारा जो dq है वो मल्टीप्लाइड होगा लैम्डा से, और लेंथ जो है वो dx है। तो यहाँ जो dq का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? लैम्डा इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे? इस dq चार्ज के वजह से यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं उस डायग्राम को वापस बना सकता हूँ कि यहाँ पे आपका एक dq चार्ज है, और इससे इस dq चार्ज से आपके पास इस dq चार्ज से के दूरी से आपके पास एक चार्ज और है, और उस चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकाल के बताना है। बात समझ में आ रही है ना? यानी हमने क्या किया? x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया,
x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एक बार यहाँ तक ये नीचे वाला जो चीज़ है वो लिख लीजिए ताकि मैं मिटा सकूं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको इसके बारे में। चलो एक बार लिख लो। ठीक है, आइए, मतलब ये वाला जो x है ना आपको इधर लेना चाहिए, ठीक है ना, इसको यहां से ले लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? इस एंड से या यहां से x डिस्टेंस पे जाके ले लीजिए, यहां से निकालना है ना, तो x डिस्टेंस पे जाके यहां से हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। यहां से एक एलिमेंट हमने लिया है dx, है ना, जिसके अंदर चार्ज जो है वो dq है। तो हमारे पास अब सिचुएशन क्या है कि यहाँ dq है और यहाँ q है और ये दूरी कितना है, x है। तो हमें मालूम है कि फोर्स जो निकाला जाएगा छोटा सा फोर्स होगा क्योंकि चार्ज जो है वो छोटा है। तो df जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो k इंटू डी क्यू, k इंटू क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमारा छोटा सा फोर्स निकल गया। ये हमारा क्या है, ये छोटा सा फोर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, नाउ टोटल फोर्स के लिए क्या करेंगे, तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स के लिए हमको क्या करना है, पूरे चार्ज के लिए जोड़ना है। तो क्या सच में जोड़ने का तरीका क्या जोड़ा जाता है, नहीं, इसको क्या करना है, ये जो df है और ये आपका k q इंटू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको इंटीग्रेट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको a से लेके a प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे और ये 0 से लेके f तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, f, और ये वैल्यू आप देखो इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, k, है ना, बात समझ में आ रही है ना, हमारे पास कांस्टेंट क्या है, k। यहाँ पे अगर आप देखो तो अगले टर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं के क्यू और डी क्यू का वैल्यू आया था लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ए से लेके ए प्लस एल तक, है ना। तो हम देखें वहां से हम लोग क्या करते हैं, के क्यू लेमडा को बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बच गया है हमारे पास, तो dx बाई एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। लिमिट कहां से कहां तक, तो a से लेके a प्लस एल तक, ये है हमारे पास टर्म, ये हमारे पास टर्म है। मैं यहां पे लिख देता हूं बाकी चीजें, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि ये जो है हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, तो हमने लिखा के क्यू लेमडा इंटू -1 बाई एक्स, लिमिट a से लेके a प्लस एल तक वैल्यू पुट किया जाए। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो के क्यू लेमडा वैल्यू पुट कर दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हम अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1 बाई a प्लस एल -1 बाई a, तो +1 बाई a हो जाएगा। तो 1 बाई a को इस तरफ ले लिया और -1 बाई a प्लस एल को इस तरफ कर दिया। ये हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे कि ये कैसे किया गया है। क्लियर है भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपको मैं ये समझा देता हूं, मैंने आपको बोला था हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो फोर्स निकालने का, किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है वो किसके लिए दिया गया है, तो हमारा आंसर है कि वो फॉर्मूला हमारा पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है।
तो जब लाइन चार्ज होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारा आंसर है कि इस लाइन चार्ज को बहुत सारे टुकड़े में तोड़ देंगे, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और हर एक टुकड़े के वजह से हर एक टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज के तरह काम करेगा, और उस टुकड़े के वजह से Q के ऊपर फोर्स निकालेंगे बारी बारी से। मान लो F1, F2, F3, F4 ऐसे करके Fn तक आया, और सबको वेक्टोरियली जोड़ देंगे। तो मैंने आपको बोला था कि क्या सचमुच में ऐसा करना पड़ता है, हमारा आंसर है कि नहीं, इसके लिए ऑलरेडी रेडीमेड हमें फॉर्मूला बना के दिया गया है। क्या फॉर्मूला है कि जब कभी भी हमारे पास लाइन वाला चीज हो और उसमें कोई एलिमेंट लेना हो, तो उसको लेने का तरीका होता है कि x पे जाके dx लिया जाए। ये हमेशा याद रखिए कि लीनियर चीजों के लिए एलिमेंट लेने का तरीका है x पे जाके dx मानो। लीनियर चीजों के लिए एलिमेंट लेने का तरीका है x पे जाके dx मानो, और जो आप dx मान रहे हो उसमें आप चार्ज एज्यूम कर लो कि बहुत छोटा सा चार्ज है, और उस वैल्यू को मान लो कि वो dq है। और हमने आपको जब लेमडा का वैल्यू लिखवा रहे थे Q/L, उसी समय बताया था कि वहां पे टोटल चार्ज या चार्ज का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो जब dq आपको पता है तो dq का वैल्यू आप लेमडा और लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं। तो dq हो जाएगा लेमडा इंटू जो भी लेंथ है dx। फिर बाद में आप उसको क्या करो, जहां से जहां तक वो लाइन चार्ज है वहां से वहां तक उसको इंटीग्रेट कर दो। तो पहला एलिमेंट हम लोगों को यहां पे मिलेगा, इसीलिए हमारा लोअर लिमिट क्या था, तो a था। वैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे a प्लस समथिंग 0.01 टाइप का, a प्लस 0.02, a प्लस 0.03, ऐसे ही करते करते यहाँ लास्ट वाला टर्म हमें कहाँ पे मिलेगा, तो हमारा लास्ट वाला टर्म ये मिलेगा a प्लस एल के बराबर पे। तो हमारा लोअर लिमिट हो गया a और अपर लिमिट क्या हो गया, a प्लस एल। तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये था हमारा पहला वाला सिचुएशन जिसमें हमें एक क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास एक दिया हुआ है लाइन ऑफ चार्ज, और उसके वजह से हमें नेट फोर्स निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आप लिखें कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स due to सेमी सर्कुलर रिंग। एक हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है और उसके वजह से हमें नेट फोर्स निकालना है। मैं आपको दिखाता हूं सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन हमारे पास ऐसा है कि ये हमारे पास एक रिंग है ना। कैसा रिंग है? सेमी सर्कुलर, यानी आधा रिंग है हमारे पास, आधा रिंग है। और इस रिंग का रेडियस हमें पता है, इस रिंग का रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, और इस रिंग के सेंटर पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, और इस रिंग में चार्ज जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग के अंदर चार्ज जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग के अंदर चार्ज जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, और हमें यहाँ Q पे आपका नेट फोर्स निकालना है, Q के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो क्या किया जाए इसके लिए? कहानी सेम वही, कूलम्स लॉ इज ए लॉ विच इज गिवन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस रिंग के भी बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे, और हर एक टुकड़े के वजह से Q के ऊपर फोर्स निकालना है और सारे फोर्सेस को जोड़ देना है। तो यहाँ क्या सच में तोड़ते हैं? आंसर है कि नहीं सर, सच में तो नहीं तोड़ते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं। तो एलिमेंट कैसे लिया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक लाइन चार्ज होगा तो उसके लिए एलिमेंट लेने का तरीका है कि आप x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। उसी तरह से जब कभी भी आपके पास एक रिंग मिलेगा
तो इस रिंग के लिए एलिमेंट लेने का तरीका है कि यहां से थीटा एंगल पे जाके, है ना, थीटा एंगल पे जाके यहां से एक डी थीटा का एलिमेंट कंसीडर करो, है ना। हम यहां लिख रहे हैं कंसीडर एन एलिमेंट डी थीटा एट थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि ये डी थीटा का लेंथ कितना है, तो आपको याद होगा जब कभी भी सर्कुलर चीज होता है तो उसमें एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ही तो है ये वाला, एक छोटा सा आर्क बन रहा है, तो इस आर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है? तो एंगल है डी थीटा और रेडियस इसका कितना माना है? आर डी थीटा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? हैविंग लेंथ इज इक्वल टू आर डी थीटा, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास है उसका वैल्यू है आर डी थीटा के बराबर। एंड also having charge dq, और चार्ज कितना है? dq। और इस dq का वैल्यू कितना होता है? तो dq होता है लेमडा इंटू जो भी लेंथ है। तो यहां लेमडा तो लेमडा ही है और लेंथ कितना है? आर डी थीटा। तो हमने dq का वैल्यू यहां से निकाल लिया। dq का वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार आप इसको लिख लें पॉज करके, फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए। अब देखो, मैं सिर्फ एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं, पूरे को नहीं कर रहा हूं, एक को कर रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया सिर्फ एक के लिए, और एक आ जाएगा तो बाकी तो इंटीग्रेट करना होता है ना भाई साहब, अभी आपने देखा होगा। तो हमारे पास इस तरह का एक सिचुएशन था, और इस सिचुएशन में मान लो कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने एंगल थीटा पे यहाँ एक डी क्यू चार्ज कंसिडर किया है, और इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू पे फोर्स किस तरफ होगा? आंसर है इस तरफ, और ये फोर्स एक छोटा सा फोर्स डीएफ होगा। यहाँ पे ये जो फोर्स होगा वो एक छोटा सा फोर्स डीएफ होगा, और ये एंगल थीटा, ये एंगल आपका थीटा, तो हमको मालूम है कि ये एंगल भी थीटा है ना। तो इसका ये डीएफ के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ आएगा डीएफ कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा डीएफ साइन थीटा। एक आ जाएगा डीएफ कॉस थीटा और एक आ जाएगा डीएफ साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो हमारा आंसर है कि सबसे पहले हम लोग डीएफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डीएफ का वैल्यू कितना होगा? तो हमारा आंसर है के मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना? डी क्यू, और टोटल चार्ज कितना? क्यू, सॉरी किस पे निकालना है? क्यू पे। और डिस्टेंस कितना हो रहा है? डिस्टेंस आप बता सकते हैं कि कितनी दूरी पे है ये? आप देख लो एक बार, डिस्टेंस कितने पे लिया है आपने? डिस्टेंस आपने कितने पे लिया है भाई साहब? तो हमारा आंसर है डिस्टेंस तो आर रखा है ना, रेडियस के बराबर है। यहां से लेके यहां तक की ये दूरी कितनी है? आर के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। फिर बाद में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं कि डी क्यू का वैल्यू कितने के बराबर है? तो डी क्यू का वैल्यू है लेमडा इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक आर से ये एक आर कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली हमारे पास डीएफ का वैल्यू कितना आया? तो आंसर है के क्यू
लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा, के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा। ये हमारा किस चीज का वैल्यू है? तो के क्यू का। तो इतना आप लिखें, क्योंकि हम इस तरफ वाला मिटाना नहीं चाहते हैं। आप इस तरफ वाला पूरा लिख लें, फिर हम लोग इस पे वापस आएंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, अब पॉज करके लिख चुके होंगे। आइए अब इससे आगे की बात करते हैं। अब इससे आगे हम क्या करेंगे? तो बारी बारी से दोनों फोर्स निकालेंगे, है ना। दोनों फोर्स निकालेंगे। मान लो एक तरफ हम निकाल रहे हैं डीएफ कॉस थीटा और एक तरफ निकाल रहे हैं डीएफ साइन थीटा, है ना। डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा। तो डीएफ का वैल्यू कितना था? तो हमारा आंसर है डीएफ का वैल्यू था के क्यू लेमडा अपॉन आर, के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा ये वाला, और उसमें थीटा था, इंटू डी थीटा, है ना। और यहाँ पे अगर हम डी एफ साइन थीटा को भी लिखें तो यहाँ आ जाएगा के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। आप इन दोनों वैल्यू को देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसी तरह से दोनों वैल्यू लिखा जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों को इसका लिमिट लगाना है। तो कांस्टेंट में तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम लिमिट यहाँ पे लगाएंगे, इंटीग्रेट इसको करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो पहला एलिमेंट हमें 0 पे मिल रहा है, घूमते घूमते आखिरी एलिमेंट यहाँ मिल रहा है। तो कितना घूम गए? तो 180। पहला यहाँ पे, आखिरी यहाँ पे, तो 0 से 180 घूम गए हम। तो हम क्या लिखेंगे? 0 से लेके पाई, और ये भी क्या लिखेंगे? 0 से लेके पाई। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके पाई तक। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे के क्यू लेमडा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, 0 से लेके पाई तक। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसका, के क्यू लेमडा बाई आर, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? आप जानते हो कि अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाया जाए तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 90 है और ये पाई है, पाई पे 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? के क्यू लेमडा अपॉन आर, पाई पे हो गया 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया? 0 आ गया। हमारा आंसर कितना आया? 0 आ गया। अब आइए इसको देखते हैं। यहां पे अगर हम आपको बात करें तो के क्यू लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और कॉस का पाई पे वैल्यू लेना है। कॉस का अगर ग्राफ आपने ध्यान से देखा होगा, एक मिनट, हाँ, कॉस का ग्राफ आपने अगर देखा होगा तो ये है पाई बाई 2 और ये है पाई। पाई पे ये -1 होता है, पाई पे ये -1 होता है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके +1 हो गया। फिर माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस 0, ये भी 1 होता है। तो फाइनली यहां से सॉल्व होके हमारा 1 1 2 हो गया और वैल्यू आ गया 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर। ये हमारा आंसर है कि किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए उसके सेंटर पे जो आपका फोर्स होता है वो किस तरफ होता है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका जो नेट फोर्स आएगा, सेमी सर्कुलर रिंग का जो नेट फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा? तो हमारा आंसर है कि सिर्फ इस तरफ आएगा। ये आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रिंग ऐसा था, जब आपने एक एलिमेंट यहाँ लिया है, यहाँ लिया था तो वो फोर्स इस तरफ आ रहा था। उसी तरह से जब आप यहाँ लीजिएगा तो ये फोर्स इस तरफ आएगा। इसका भी एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। यानी कि
सिर्फ जाएगा, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिंग का भी कैलकुलेशन हो गया। क्लियर है भाई साहब यहां तक? चलो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। जितना हमें लगभग बताना था इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ के बारे में, वो हमारा कहानी खत्म हुआ। अब यहां से जो चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखें आप कैसे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को कैसे करना है वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना, कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमारा आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कोई भी चार्ज जैसा होता है, कोई भी चार्ज है उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे वो किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, वो उसका फील्ड कहलाता है। जैसे अपना अर्थ है, इस अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सुना है हमने कि किसी भी चीज को आप ड्रॉप करो, ऐसे छोड़ो तो नीचे गिरता है। रीजन क्या है? तो आंसर है कि सर अर्थ के पास एक फील्ड है और उस फील्ड में कोई दूसरा मास आएगा तो वो उस मास के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है और वो फोर्स से वो उसको नीचे खींच लेता है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से जिस तरह से अर्थ या कोई भी दुनिया का अलग अलग यूनिवर्स में रहने वाला कोई भी मास, हर मास के अंदर ये क्षमता होती है, ये उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अदर मासेस को अपनी तरफ खींचता है। वो किस फोर्स से खींचता है? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रस्सी ऐसे फेंकता है बाहर और उसको फंसा के खींच ले रहा है। नहीं, वहां तक तो कुछ दिखता भी नहीं है कि वहां कुछ गया है। कोई चीज आप ऐसे छोड़ो हवा में तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि नीचे किसी ने फोर्स लगाया है, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। यानी एक ऐसा तरह का फोर्स उसने, अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन लग रहा है। यानी कि किसी भी मास के अराउंड एक ऐसा इनविजिबल रीजन होता है जहां जो उसका फील्ड कहलाता है, और उस फील्ड में कोई और मास आएगा तो वो मास उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसी चीज को चार्ज के टर्म में समझते हैं कि चार्ज भी अगर आप कहीं रखे हुए हो, चार्ज भी आप कहीं पे रखे हुए हो तो उस चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि जहां पे भी रखा हुआ होगा उसके आसपास भी एक रीजन बनेगा, उसके आसपास भी एक क्षेत्र बनेगा। जहां तक कोई और चार्ज अगर हम लाके वहां रखते हैं तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जहां तक ये फोर्स किसी और चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। कहां तक? जहां तक कि किसी और चार्ज के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ स्पेस या इट इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज अप टू विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप मेंशन कीजिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखें कि इट इज अ स्पेस, इट इज अ स्पेस और रीजन, REGION, it is a space or region, it is a space or region around any charge, around any charge up to which, around any charge up to which it exerts a force, it exerts a force on other charges, on other charges
कॉमा दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, कॉमा दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज है Q, तो इस Q की प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने आसपास एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र बना रहा है, इस अदृश्य क्षेत्र में कोई और चार्ज लेके आया जाएगा, यहां कोई हम चार्ज लेके आते हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, किस तरफ? अगर दोनों का नेचर सेम है तो बाहर के तरफ। तो यानी कि इस Q का एक फील्ड है जो यहां तक काम कर रहा है। हमने यहां रख के देखा, हमने यहां रख के देखा एक और चार्ज, हमने देखा इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो इस Q का ये क्या कहला रहा है? ये इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ये इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बट कैलकुलेशन कैसे किया जाए? अगर मान लो कि मैं एक चार्ज रखता हूं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या कोई भी डेफिनेशन जो हम शुरुआत से ही फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन देने के लिए हम हर बार यूनिट बात कर रहे थे कि यूनिट चीज के लिए डिफाइन कर रहे थे। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन होता है। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक टर्म यहां पे यूज होगा जिसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको आप E वेक्टर से दिखाओगे, ये E वेक्टर से दिखाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? दैट इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। यानी अगर ये Q चार्ज है तो हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं Q0, और इस Q0 के ऊपर यहाँ से फोर्स निकाल के देख लेते हैं। जितना यहाँ से फोर्स निकल के आता है हम बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इतना है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होता है वो F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0, ठीक है ना। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप यहां तक लिखें, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। आप देखें ध्यान से तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ देखें फोर्स का क्या होता है? SI यूनिट अगर हम यहाँ लिखें तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? तो आंसर है न्यूटन, और चार्ज का कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब इज द SI यूनिट, है ना। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी क्लियरली हम लोगों ने यहां से क्या चीज समझा है? तो हम लोगों ने यहां से ये चीज समझा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे किसी भी चार्ज का वो स्पेस जहां तक वो किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे करते हैं? तो हमारा आंसर है कि हम एक चार्ज ले लेते हैं और इस चार्ज के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, मान लो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया और टेस्ट चार्ज रखने के बाद यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? फोर्स कैलकुलेट कर लिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है, अगर मान के चलो कि ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का होता, ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का होता, जो कि बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, फिर भी मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 कूलम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? तो हम लिखते के कैपिटल Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के कैपिटल Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो फोर्स आता वो कितना आ जाता? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है ना, इसको हम फोर्स नहीं कहते, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और हम फोर्स का वैल्यू जानते हैं, ये होता है आपका के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, हमारे पास इसका वैल्यू आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इसको हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज, और जहां जिसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं उसका नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। जिसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है उसका नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज, और जहां जिसके वजह से कैलकुलेट किया जाता है उसका नाम दिया जाता है सोर्स चार्ज। जिसके वजह से कैलकुलेट किया जाता है उसका नाम दिया जाता है सोर्स चार्ज। अब इसमें एक चीज और हमें लिखना है, आप देखें ध्यान से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज का कौन सा वैल्यू आ रहा है? तो हमारा आंसर है जो सोर्स चार्ज है वो उसमें दिख रहा है, लेकिन टेस्ट चार्ज नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे दिखाते हैं, इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज, इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। जैसे फोर्स 2 चार्ज की प्रॉपर्टी है, उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज, एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंगल चार्ज। उसके अलावा इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू लिखा जाता है ना, उस वैल्यू में हम ऐसा लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जो आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखा जाता है ना, उसके पहले हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं और लिखते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। कई जगह पे लिखा हुआ होगा, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों? तो हमारा आंसर है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि मैं Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहता हूं, और मैंने जो टेस्ट चार्ज ला के रखा वो खुद भी एक बड़ा चार्ज है, तो वो भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। तो जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगा उसमें सिर्फ इसके वजह से फोर्स, इसके वजह से इंटेंसिटी नहीं, इसका भी इंटेंसिटी उसमें आ जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको जितना छोटा रखा जा सके उतना रखें, ताकि कैलकुलेशन में इसका कैलकुलेट हो, ना कि इसका।
क्योंकि इसका हम तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि इंटेंसिटी कितनी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इसके वैल्यू को छोटा रखते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लिखें, आगे बढ़ते हैं इसी में। चलो पॉज करके यहां तक लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लिख लीजिए और मैं बताता हूं ये क्या होता है। लिखें कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस होता है? तो मान के चलो कि हम अगर ये मानते हैं कि ये हमारा एक स्पेस है इस क्यू चार्ज के अराउंड जहां तक ये फोर्स लगा रहा है, तो अगर मान लो कि हमने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट किया और फोर्स हमारा आ गया 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। मान लो ये 1 मीटर की दूरी पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया और ये आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स अगर प्लेस करते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 10 न्यूटन का लगेगा। 2 कूलम रखोगे तो 20 न्यूटन का लगेगा, 3 कूलम रखोगे तो 30 न्यूटन का लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी signifies that if a small q charge is placed in a electric field, then how much force it experience, यानी कितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स वहां पे उसको महसूस होगा, वो कैलकुलेशन यहां से किया जाता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड intensity signify that if q charge is placed in electric field then how much force it experience, यानी कि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है तो हमें ये पता है कि अगर आप इतना चार्ज रखोगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, इतना रखोगे तो इतना लगेगा। इस बात को आप क्लियरली समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या सिग्निफाई करता है? तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सिग्निफाई करता है कि कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उस पॉइंट पे हम किसी चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस पर कितना फोर्स जो है वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका आइडिया हम लोगों को लग जाता है। किसके थ्रू? हमें जब पता चल जाता है किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। चलो अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि बताओ भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सटेंडेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये कहां तक एक्सटेंडेड होता है, मतलब इसका फील्ड कहां तक काम करता है, यहाँ तक कि यहाँ तक कि इसके से भी ज़्यादा कहाँ तक काम करता है। तो हमने मान लो यहाँ पे Q जो चार्ज रख Q नॉट चार्ज रख के जो फोर्स निकाल रहे थे वो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या लिखते हैं, K कैपिटल Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर है ये ई कब जीरो होगा, जब ये आर इंफिनिटी होगा। ये ई जीरो तो तभी होगा जब आर इंफिनिटी होगा, ये बहुत बड़ा होगा तभी तो
ये बहुत बड़ा होगा तभी तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर में अगर ये इन्फिनिटी हो जाए तो के क्यू बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, है ना। के क्यू बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, बहुत बड़े नंबर से भाग देने पे ये क्या हो जाता है, तो आंसर है कि 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज के अराउंड कितना दूर तक एक्सटेंडेड होता है, तो हम यहां लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। कहां तक एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी तक ये एक्सटेंडेड होता है। समझ में आ रहा है ना कहां तक एक्सटेंडेड होता है, तो हमारा आंसर है कि ये इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड होता है। किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड होता है। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ थॉट्स, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया होगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो कहानी है वो ये कहानी है कि जैसे हमने कूलम्स लॉ में क्वेश्चन को किया था ना, वो सेम प्रोसेस यहाँ दोहराया जा सकता है। लेकिन अब वो सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ पे दोहराते हैं तो वो टाइम को किल करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको करा दिया जाए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपका करा दिया जाए यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये करा दें, ठीक है।